जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार A to 4 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान से, जो कि आर्टिकल 1 से 51 तक है और उनमें क्या क्या है आपको सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक, जो कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाए जाएंगे। आपने पहले भी पढ़े होंगे तो आप लोग देखते रहिए एक बार और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपकी परीक्षा में हर बार इन्हीं से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 51 तक जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में सबसे पहले भाग 1। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक बात की गई है और इसमें क्या बताया गया है। भारत का संघ यानी कि संघ यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है और इसकी क्षेत्रीय अखंडता जो कि भाग 1 में बताई गई है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। देखते हैं अब आगे आर्टिकल 1 में क्या है, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 1 ये रहा। आर्टिकल 1 में बताया गया है भारत का नाम, भारत दैट इज़ इंडिया, यानी कि हमारे देश के दो नाम हैं, एक है भारत और एक है इंडिया। आप लोग ऐसे नहीं कह सकते कि भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं और इंडिया को हिंदी में भारत कहते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग दोनों नाम हैं, ठीक है ना। और दोनों ही नाम हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो कि भारत है। अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो भी भारत लिखा जाएगा, इंडिया को अगर हिंदी में लिखोगे तो इंडिया लिखा जाएगा। समझ गए ना आप लोग। तो इसके बारे में बताया गया है भारत एक संघ है, यानी कि राज्यों का संघ, सारे राज्य मिला करके तभी तो एक भारत बना है, जो कि भारत गणराज्य कहा जाता है। इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेश जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है ना। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, ये था आर्टिकल 1। अब देखते हैं आर्टिकल 2, यानी कि अनुच्छेद 2 में क्या है। अनुच्छेद 2 है राज्यों का संघ में प्रवेश, यानी कि कोई भी राज्य नया बनाया जाएगा, संघ में प्रवेश। जितने भी पहले से राज्य बने हुए हैं, यूनियन बनी हुई है, उनमें नए तरीके से प्रवेश कैसे करना है वो बात की गई है आर्टिकल 2 में। और ये कैसे हो सकता है। संसद नए राज्यों को भारत में शामिल करने का अधिकार रखती है। जितने भी नए राज्य बनाए जाएंगे, जो भी जोड़े जाएंगे यूनियन के साथ में, वो सारे अधिकार संसद के पास में हैं। तो संसद नए राज्यों को संघ में जोड़ सकती है। आर्टिकल 3 में कहा गया है राज्यों का विभाजन और सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि कौन से राज्य की कितनी सीमा है, क्या है उसका नाम, सीमा बढ़ानी है, कम करनी है, या फिर उसका नाम कोई भी बदल करके दूसरा रखना है। तो ये सब कुछ किसके हाथ में है, संसद के हाथ में, ठीक है ना। समझ गए ना आप लोग। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का संघ में प्रवेश होगा और आर्टिकल 3 में है जो भी राज्य का विभाजन है, सीमाएं वगैरह परिवर्तन या फिर नए तरीके से उनका नामकरण करना, नए राज्य बनाना, ये सारे के सारे आर्टिकल 2 और 3 में दिए गए हैं। इसके बाद है आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 में क्या है वो देख लेते हैं। तो ये है आर्टिकल 4, यानी कि अनुच्छेद 4 में कानून का प्रवाह। उपरोक्त जो अनुच्छेदों के तहत बने कानूनों को संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग इससे क्या समझे। जो भी आर्टिकल 2 और 3 के बारे में बात की गई है ना, तो उनसे संबंधित कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई नया संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ संसद के साधारण बहुमत से ही किया जा सकते हैं, यानी कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन और नए राज्य का प्रवेश, ये सब कुछ संसद में एक साधारण बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बताया गया है आर्टिकल 4 में। समझ गए ना आप लोग। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक ये बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं भाग 2 में, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो पसंद तो आ रही है ना। कमेंट करते रहिए साथ साथ और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से PDF बनाएगी जो कि आपकी समझ में एक बार में ही आ जाए। बात करते हैं भाग 2 में। भाग 2 में क्या बताया गया है। नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है। स्वतंत्र भारत के नागरिक, यानी कि भारत में जो नागरिक हैं एकदम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था यह परिभाषित
करता है। जितने भी नागरिक 26 जनवरी 1950 में कौन कौन भारत के नागरिक थे, कौन कौन नहीं थे, इनके बारे में सारी की सारी बातें कौन करता है, आर्टिकल 5। इसमें 2 टाइप बताएंगी, कौन कौन सी, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया और ब्रिटेन, और डबल सिटीजनशिप यूएसए और स्विट्जरलैंड। समझ गए ना आप लोग। तो ये बात की गई है आर्टिकल 5 में। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में बताया गया है भारत लौटे प्रवासी नागरिक, यानी पाकिस्तान से जो लोग विभाजन के टाइम में भारत में लौटे हैं उनके बारे में बताया गया आर्टिकल 6 में, किस तरह की उनकी व्यवस्था है, ठीक है ना। और आर्टिकल 7 में जो भारत में जन्मे हैं, यानी कि यहाँ के स्थायी निवासी, पाकिस्तान से भारत लौटे व्यक्तियों के जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 7 में बताया गया है। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे है आर्टिकल 8। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, किस तरह से उनकी नागरिकता रहेगी, जो भी विदेश में रह रहे हैं। विदेश में जन्म लेने वाले भारतीयों के नागरिकों के अधिकार कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, ये सारी बातें की गई हैं आर्टिकल 8 में, ठीक है ना। समझ गए ना आप लोग। और आर्टिकल 9 में क्या है, पूर्व नागरिकों की नागरिकता का रद्द होना। क्या समझे इससे आप लोग, जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता को छोड़ देता है फिर उसकी नागरिकता नहीं रहती है, ठीक है ना। जैसे कि आप कहीं विदेश में जाकर के बस गए, आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी और फिर आप कुछ टाइम बाद आए, भैया मुझे तो नागरिकता चाहिए, मैं यहीं का निवासी हूँ और मेरी नागरिकता मुझे दोबारा से चाहिए। तो ऐसा थोड़ी होता है, आप लोगों ने पहले नागरिकता छोड़ दी फिर आकर के अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं होने वाला। तो उनकी नागरिकता रद्द हो जाती है। समझ गए ना आप लोग। ये बात की गई है आर्टिकल 9 में। आगे चलते हैं आर्टिकल 10। क्या बताया गया है आर्टिकल 10 में, समझते हैं। आर्टिकल 10 में बताया गया है नागरिकों का अधिकार और संरक्षण किस तरह से होगा। नागरिकों का अधिकार स्थायी संवैधानिक रूप से सुरक्षित है, ये बताया गया है आर्टिकल 10 में। और आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है, नागरिकता कानून बनाना, नागरिकता से संबंधित कानून बनाना, यानी कि संसद के पास नागरिकता कानून बनाने का अधिकार है, ये बात की गई है आर्टिकल 11 में। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे कौन सा आर्टिकल है, तो चलिए बात करते हैं भाग 3 के बारे में। भाग 3 में बताया गया है मौलिक अधिकार, कैसे हमारे मौलिक अधिकार होंगे, किस तरह से वो हमारे लिए काम करेंगे, वो सब कुछ बताया गया है भाग 3 में। और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक बात की गई है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आगे बात करते हैं आर्टिकल 12। सबसे पहले सत्ता का दायरा, क्या समझे इससे, राज्य की परिभाषा। इसमें सरकार और संसद के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं शामिल होंगी। समझ गए ना आप लोग। तो आर्टिकल 12 में बात की गई है। आर्टिकल 13 में क्या है, कानून का परीक्षण। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह कानून अमान्य होगा। क्या समझे आप लोग इससे, यानी कि कोई भी नया कानून बनाया गया और जो हमारे मौलिक अधिकार है उन अधिकारों को तो वो मानता ही नहीं है, उन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो जो नया कानून है वह स्वतः ही अपने आप रद्द हो जाएगा। ये बात की गई है आर्टिकल 13 में। समझ गए ना आप लोग। दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आगे चलें, आगे क्या है, कौन सा आर्टिकल है, बात करते हैं आगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आगे है आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार। कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान होंगे, ये बात की गई आर्टिकल 14 में। लेकिन आज के टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि समानता किस तरह की दी जा रही है लोगों को, ठीक है ना। आगे है आर्टिकल 15, भेदभाव का निषेध। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी सामाजिक वर्ग के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता, ये बात की गई है आर्टिकल 15 में। और आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। समझ गए ना आप लोग। आर्टिकल 16 में बात की गई है। आगे चलें, आगे है आर्टिकल 17। इसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 17 में बात की गई है अछूत प्रथा का उन्मूलन, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत निषेध। कोई भी व्यक्ति छुआछूत की ये बीमारी जो फैली हुई है ना उसको नहीं मानेगा बिल्कुल भी।
तो क्या है, आर्टिकल 17 में बात की गई, यानी कि ये अछूत है, ये छोटी जाति का, ये ऐसा, ये वैसा है, तो इससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। सब कुछ बात की गई है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में बात की गई है शीर्षक का निषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो पहले उपाधियां धारण कर लेता था ना, कि इसके पास ये वाली उपाधि है, ये वाली उपाधि इसके पास है, तो ये सारे के सारे अंत करता है आर्टिकल 18। किसी भी प्रकार की किसी के पास में कोई पद या उपाधि नहीं होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं आर्टिकल 19 में, सर्वस्वलभ स्वतंत्रताएं, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने का अधिकार, यानी कि लोग इकट्ठे होकर के अपना संगठन बना सकते हैं, कोई भी सभा कर सकते हैं, उनके लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे किस तरह की जो सभाएं वगैरह होती हैं और किस तरह से उनके अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, आप लोग देख ही रहे होंगे। आगे चलें, आगे कौन सा आर्टिकल है बात करते हैं और समझते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में बताया गया शासकीय दंड से संरक्षण, कोई भी व्यक्ति दंडात्मक रूप से कानून के तहत, यानी कि आप लोग इसमें समझिएगा, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया उसके लिए उसको सिर्फ जो दंड दिया जाएगा ना, एक ही बार दिया जाएगा, यानी कि किसी भी अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। आप लोग समझ गए ना, आर्टिकल 20 में ये बात की गई है। और आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई भी बिना कानून के ये छीनी नहीं जा सकती हैं, तो ये बात की गई है आर्टिकल 21 में। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे बात करता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 22 में बताया गया है न्यायिक प्रक्रिया, गिरफ्तारी और रोक टोक संबंधी नियम, ये बात की गई है आर्टिकल 22 में। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है, बांध मजदूरी और जबरन श्रम, यानी कि ज़बरदस्ती से आपसे कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। किसी भी जबरन मजदूरी या बंदी मजदूर को, यानी कि बंद करके कि आप काम करो हमारे यहाँ, ज़बरदस्ती उस पर ऐसे, ये सब कुछ उस पर नहीं किया जा सकता, ये बात की गई है आर्टिकल 23 में। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे देखते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद तो आ रही है ना, आप लोग लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए किस तरह की आपको वीडियो लगी। बात करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में, बाल श्रम निषेध, यानी कि जो भी बच्चों को कंपनी में या फिर कहीं भी काम पर लगा लेते हैं ना, तो ये आर्टिकल 24 कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम या किसी भी कंपनी वगैरह, तो उन पर ये सब कुछ कार्य नहीं करा सकते, यानी कि बाल श्रम का निषेध आर्टिकल 24 में बात की गई है। आर्टिकल 25 में बात करती है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का पालन करना, अपने धर्म का प्रचार करना, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 25 के संबंधित है। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे चलते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या बताया गया है समझते हैं। आर्टिकल 26 में बताया गया है धार्मिक संस्थाओं का अधिकार, कैसे, धर्म के अनुसार धार्मिक संस्थाएं संपत्ति रख रखाव, ये बात की गई है आर्टिकल 26 में। और आर्टिकल 27 में कर और धर्म, धर्म के नाम पर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि इसका ही धर्म है तो उससे संबंधित इस पे ये टैक्स लगाते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं, आगे आर्टिकल 28 में क्या है। आर्टिकल 28 बात करता है शिक्षण संस्थाओं में धर्म, किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी, यानी कि कोई भी सरकारी स्कूल है और उसमें एक धर्म से संबंधित ही कोई भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब कुछ बाध्य है, आर्टिकल 28 से संबंधित है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अनुच्छेद 29 में है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अल्पसंख्यक समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान और स्कूल स्थापित कर सकते हैं, बात की गई है ये आर्टिकल 29 में, ठीक है ना। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। तो क्या बताया गया है, आर्टिकल 30 में बताया गया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाएं, अल्पसंख्यक धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं का संरक्षण, यानी कि उनकी देख रेख, अनुच्छेद 30 में बात की गई है। अनुच्छेद 31 में बात की गई है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब रद्द किया गया है। पहले क्या होता था, किसी के पास संपत्ति है और उस जगह से किसी रोड को निकालना है, तो वो तो ये कहेगा ना भैया मेरा ये अधिकार है, मैं तो नहीं देने वाला,
तो सरकार को भी इससे भाई डरना पड़ता है कि उसका अधिकार है, नहीं दे सकता। आप कोर्ट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, उसका अधिकार है। तो इसको हटा दिया गया है। मान लीजिए किसी जगह से एक कोई हाईवे निकलना है, किसी सड़क का निर्माण होना है, या फिर किसी रेलवे लाइन का निर्माण होना है, तो वो तो कहेगा कि भैया मेरा ये अधिकार है, मैं तो नहीं दूंगा। तो ये कैंसिल किया जा चुका है और अब ये हट चुका है, ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार बन गया है। आगे चलें, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अधिकार। कैसा अधिकार? नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं। और इसी में बात की गई आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करना, जो कि हम आपको किसी एक वीडियो में पाँचों की पाँचों रिट के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आज बात की गई है आर्टिकल 32 में, यानी कि नागरिक के कोई भी अधिकार है उनका उल्लंघन किया जा रहा है और वो उसके प्रति मान्य नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी पहचान उन अधिकारों में नहीं दिखाई जा रही है उस व्यक्ति, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि साहब मेरे अधिकार है, मौलिक अधिकार, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इनसे संबंधित सुनवाई करेगा, ठीक है ना। समझ गए ना आप लोग। आगे बात करते हैं आर्टिकल 33। राज्य कर्मचारियों पर अधिकार सीमित, यानी कि कोई भी राज्य से संबंधित कर्मचारी हैं। अब ऐसा तो है नहीं एक कर्मचारी है तो वो सारी की सारी पावर उसको दे दी जाए, तो उस पर जो पावर है, उसकी अधिकार है उसका, उसको सीमित करना, ये बात की गई है आर्टिकल 33 में। संसद और राज्य विधानसभा मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगा सकती है, जो कि कोई भी कर्मचारी है वो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं ही सब कुछ करूँगा, अब मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे बात करते हैं आर्टिकल 34 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 34 बात करता है आपातकालीन प्रावधान, युद्ध या आपातकाल के दौरान विशेष शक्तियाँ, ठीक है ना। आर्टिकल 35 बात करता है मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून, संविधान के प्रारंभिक कानूनों को लागू करना, जो भी संविधान में कानून दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उनको लागू करना, ठीक है ना। आगे चलें, आगे बात करते हैं भाग 4 में क्या बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP। DPSP दोस्तों किस देश से लिए गए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें बात की गई है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा, राज्य के उद्देश्य, नीति और नियम किस तरह से होने वाले हैं, ये बात की गई आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 में बताया गया है नीतियों का प्रभाव, DPSP अपरिवर्तनीय, कैसे, लेकिन शासन में मार्गदर्शक हैं। आप लोग समझे इससे संबंधित कुछ, यानी कि DPSP जो है आप उनको लेकर के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब ये आप लागू करवाइए, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। DPSP अपरिवर्तनीय, यानी कि राज्य से संबंधित है, तो आप इनको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे बात करते हैं आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 38 बात करता है सामाजिक न्याय, समाज में न्याय, यानी कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के बारे में आर्टिकल 38 बात करता है, ठीक है ना। आर्टिकल 39 कहता है न्याय और समानता, बच्चों और कमज़ोर वर्गों के कल्याण की गारंटी कौन लेगा? राज्य, ठीक है ना। ये बात करता है आर्टिकल 39 में। आगे है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में बात करता है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 40 में बात की गई है। समझ गए ना आप लोग। आर्टिकल 41 में बताया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, ठीक है ना। आर्टिकल 41 में बात की गई है। आगे चलें, आगे देखते हैं आर्टिकल 42 में क्या है। श्रम संबंधी कल्याण, आर्टिकल 42 में बात की है मजदूरों के लिए उचित मानक और अवकाश। समझ गए ना आप लोग। आर्टिकल 43 में बात करते हैं कृषक और औद्योगिक कल्याण, किसानों और उद्योगपतियों के कल्याण की गारंटी, इसमें बात की गई है आर्टिकल 43 में। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे है आर्टिकल 44 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 44 में बताया गया है सामाजिक और आर्थिक न्याय, राज्यों को एक सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करनी होगी। ये यहाँ पर कैसे आ गया भाई, आप लोग ये काट करके यहाँ पर लिख लीजिए आर्टिकल 44, ठीक है ना। एक समान नागरिक संहिता। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या है
आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 45 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 45 में बाल शिक्षा, राज्य बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करेगा, ठीक है ना। यानी कि ये बताया गया आर्टिकल 45 में राज्य बच्चों को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य करेगा और दिव्यांगजनों के लिए 6 से 18 वर्ष तक के लिए शिक्षा दी जाएगी। ये सब कुछ बताया गया है आर्टिकल 45 में, समझ गए ना आप लोग। आर्टिकल 46 में क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए देखरेख, ठीक है ना। शैक्षणिक यानी कि उन्हें शिक्षा देना। क्या है? अनुसूचित जाति, जनजाति और कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकार आर्टिकल 46 में बताए गए हैं, समझ गए ना आप लोग। आगे चलें, आगे क्या है? आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या है? पशुपालन कृषि नीति, यानी कि दुधारू पशुओं का संरक्षण, गौ हत्या पर रोक, आर्टिकल 48 में बात की गई है। आर्टिकल 48A में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, आर्टिकल 48A। आगे चलें, आगे क्या है? आगे बात करते हैं आर्टिकल 49 क्या है इसमें? राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का संरक्षण एवं संवर्धन, राष्ट्रीय जो स्मारक हैं उनकी देखरेख करना, ठीक है ना। आर्टिकल 49 में बात की गई है। और आर्टिकल 50 में स्वायत्त न्यायपालिका, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, समझ गए ना आप लोग, आर्टिकल 50 में। और बात करते हैं हम आर्टिकल अंतिम जो कि 51 है। आज की वीडियो का आर्टिकल 51 जो कि अंतिम है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग भारत का उद्देश्य है, यानी कि हम सबका ये उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें और सहयोग को बढ़ावा दें। ये बात की गई है आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 52 में बात की गई है राष्ट्रपति से संबंधित, जो कि हम किसी दिन बात करेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 52 के बारे में एक ही वीडियो में बात कर लेंगे, विद ट्रिक के साथ में, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे से ये कारगर साबित हो और किसी भी कठिनाई का आप लोगों को सामना ना करना पड़े। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी बेहतर तैयारी को बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। इस पर आपको एक से एक अच्छी वीडियो हर रोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। जय हिंद साथियों।